गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपकी साइंस की टीचर, और हम साइंस में कर रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स में जो है आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, वो है हीट। ठीक है, यानी कि ऊष्मा। ठीक है, हीट, ऊष्मा। तो फिज़िक्स के अंदर इस चैप्टर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, ठीक है ना, जैसे चालन, संवहन, रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हीट के अच्छे कंडक्टर कौन है, कौन हीट को अपने से पास होने देता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहले जानना जरूरी जो है वो ये है कि हीट यानी कि ऊष्मा एक्चुअली है क्या। आप लोगों को क्या लगता है कि हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। ठीक है, तो देखो हीट जो है ना, हीट अपने में एक ऊर्जा है। ठीक है, हीट है, इसके आगे हम लाइट पढ़ेंगे, इसके बाद हम साउंड पढ़ेंगे। ये जो सारी चीज़ें जो है ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, क्या है, एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सभी ऊर्जा का एक प्रकार है। आप खुद देखते हो कि जब कहीं पे हीट पैदा होती है, जब कहीं भी हीट होगी तो उससे आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है कि नहीं। अब जैसे आग जलाते हैं, ठीक है ना, आग जलाते हैं, आग जलाने पे क्या होता है, खाना पक जाता है। क्यों पकता है, क्योंकि जो आग है, आग से कौन सी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, ऊष्मा का ऊर्जा निकलता है उससे, और ऊष्मा की एनर्जी से, ऊष्मा की ऊर्जा से ही खाना पकता है। तो ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, पता होना चाहिए कि हीट है क्या, हीट एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, हीट एक ऊर्जा है। अब हीट काम कैसे करती है, हर चीज का काम करने का एक तरीका होता है। अब ये हीट काम कैसे करती है, देखो हीट हमेशा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये कोई मतलब बोलने वाली बात नहीं है, ये हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हीट हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, हीट हमेशा गर्म चीज़ से कम गर्म चीज़ की तरफ, या गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ, इस तरह से चलती है। ठीक है, तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की तरफ चलती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इधर एक मेरे पास कोई चीज़ है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें थी, एक का टेम्परेचर था 40 डिग्री और एक का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब तो ये दूर हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 40 रहेगा, ये 30 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इन दोनों को साथ में मिला दिया, ठीक है, अब आप इन दोनों को साथ में ले आए। ठीक है, ये 40 वाला था, ये 30 डिग्री सेल्सियस वाला था, तो उच्च तापमान किसका है, 40 वाले का। तो अब क्या होगा, ऊष्मा जो है इस वस्तु से इस वस्तु की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊष्मा इस वस्तु से इस तरफ जाएगी। चलो ये तो पता चल गया कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलती है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कब तक, तो ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ चलती है तब तक जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर नहीं होगा, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ रुकेगा, जब इन दोनों वस्तुओं का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उस वक्त ऊष्मा जो है इधर से इधर जाना बंद कर देगी और इधर से इधर आना भी बंद कर देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, एक तरह की ऊर्जा है, ये एक तरह का क्या है, एनर्जी है ये, और ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलती है। ठीक है, और ये तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुओं का, या कोई भी दो सिस्टम जो हैं आपके पास, उनका
तापमान जब तक बराबर नहीं होगा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती रहेगी। ठीक है, अब यही वजह है कि हमारा जो बर्फ है वो पिघलता क्यों है। हमारी बर्फ क्यों पिघलती है? मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक है, आपके पास गिलास है, गिलास में आपने पानी लिया है, सिंपल पानी जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, आपने वो पानी लिया है। ठीक है, आपने गिलास लिया, आपने लिए, ठीक है, उसमें पानी लिया। अब आप चाहते हैं कि पानी ठंडा हो जाए, आप उसमें ठंडा करने के लिए क्या डाल देते हो? बर्फ डाल देते हो। ठीक है, तो क्या ये बर्फ ऐसी रहती है? नहीं, ये बर्फ पिघल जाती है, पिघलती है ना, बर्फ हमेशा पानी में आके पिघल जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपका पानी जो है ना उसका कुछ टेम्परेचर होगा, आपका पानी जो है वो कुछ टेम्परेचर में होगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 17 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, तो आपके पानी का कुछ टेम्परेचर था, ठीक है, और आपकी आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा कि आइस जो है, बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, इसलिए आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मान लीजिए आपके पानी का टेम्परेचर जो था वो था 15 डिग्री सेल्सियस। आप चाहते थे आपका पानी और ठंडा हो, आपने इसमें बर्फ डाल दी। ठीक है, अब ये पिघलती क्यों है? बर्फ इसलिए पिघलती है क्योंकि बर्फ में क्या जाती है, बर्फ क्या करती है, बर्फ में तापमान आ जाता है। ठीक है, यहां से जो पानी की ऊष्मा थी, जो पानी में हीट थी, जो हॉटनेस थी इसमें, वो कहाँ चली गई? बर्फ में, और हीट जाने से, ऊष्मा जाने से बर्फ क्या हो गई? पिघल गई। ठीक है, तो जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हीट जाती है तो वो क्या करती है? कुछ ना कुछ बदलाव आता है। ठीक है, और उस बदलाव आने की वजह से क्या होता है, क्या होता है? ठंडक भी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है? हीट ट्रांसफर। ठीक है, चीजें गर्म जो होती हैं, चीजें ठंडी जो होती हैं, वो हीट के ट्रांसफर से ही होती हैं। ठीक है, सर्दियों में आप अपना पूरे कमरे को अगर गर्म करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हीटर लगा देते हो एक जगह आप हीटर लगाते हो, लेकिन कमरा पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, आपके जो कमरा है उसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, कहाँ से? उस हीटर की जो हीट है वो वहां से कहाँ जाती है? आपके पूरे कमरे में। और जब तक आपके कमरा जो है पूरा गर्म नहीं होता, हीट जो है, ऊष्मा जो है, उसका ट्रांसफर इधर से एक जगह से दूसरी जगह पे होता रहता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट बात जो है, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो है हीट की यूनिट। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो मात्रक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट? तो याद रखिए, हीट की जो यूनिट है वो है जूल। क्या है? जूल। ठीक है, हिंदी में भी जूल होता है, इंग्लिश में भी जूल ही होता है, तो SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपको जूल नहीं दिया होगा। ठीक है, और आपसे SI यूनिट भी नहीं पूछी होगी, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बोला होगा कि इन 4 में से हीट की यूनिट क्या है, इन 4 में से हीट का मात्रक कौन है। ठीक है, तो अदर यूनिट जो इंपॉर्टेंट है हीट की वो है कैलोरी। ठीक है, हीट को कैलोरी में भी नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, कई बार आपसे कन्वर्जन पूछ लेते हैं, कई बार आता है आपको क्वेश्चन कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ठीक है, और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल जो है वो होते हैं। ठीक है, इस कन्वर्जन को याद रखिए कि 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन। ठीक है, कि ऊष्मा की आपसे यूनिट पूछेंगे तो वो जूल है, अदर यूनिट पूछी तो कैलोरी है, और अगर कैलोरी और जूल में आपसे रिलेशन पूछेंगे तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट चीज। अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि हीट जो है
वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो क्या हर एक चीज में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है? क्या एक ही तरीका है? क्या एक ही तरीके से जाती है? आपको पता है आपके पास क्या होता है, ठोस वस्तुएं हैं, आपके पास द्रव वस्तुएं हैं, आपके पास गैस वाली भी चीजें हैं, ठीक है। आपके पास पूरा वायुमंडल में इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या इस पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, क्या वो एक ही चीज से, एक ही प्रक्रिया से जाती है? तो नहीं, ठीक है। हमारा जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे कि हीट जो है, जो ऊष्मा जो है, वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो वो किन किन तरीकों से जाती है, ठीक है। तो टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ऊष्मा का स्थान ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। पहली चीज देखने वाले हैं कंडक्शन। क्या है कंडक्शन? हिंदी में बोलते हैं चालन, ठीक है। कंडक्शन या चालन, ठीक है। पहली प्रक्रिया जिससे आपकी ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाली है, ठीक है। दूसरा जो हम यहां पढ़ेंगे वो होगा कन्वेक्शन, हिंदी में संवहन, ठीक है। और तीसरा जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगा रेडिएशंस, ठीक है, हिंदी में विकिरण, ठीक है। तो ये तीन प्रक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीनों को साथ ही जो है लिखा है, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। जब हम दो चीजों को साथ में पढ़ते हैं तो हम उनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा साथ भी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं उसको। अब देखो पहला क्या है, कंडक्शन यानी कि चालन। सबसे पहली बात, कंडक्शन होता किसमें है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो यही है, ठीक है। जो चालन की प्रक्रिया है, जो कंडक्शन का प्रोसेस है, वो केवल ठोस वस्तुओं के अंदर ही होता है। बताऊंगी कैसे होता है, बट पहले जरूरी है कि होता किन चीजों में है, तभी तो समझेंगे आगे, ठीक है। तो कंडक्शन, चालन की प्रक्रिया किन चीजों में होती है? केवल और केवल ठोस वस्तुओं के अंदर चालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो भाई द्रव और गैस के अंदर क्या होती है? तो द्रव और गैस के अंदर, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो किस प्रक्रिया से होता है? कन्वेक्शन, संवहन की प्रक्रिया से होता है। तो कन्वेक्शन की प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया किसमें होती है? द्रव, जिसे आप तरल भी लिख सकते हो, लिक्विड भी लिख सकते हो, और गैस, ठीक है। तो ये बन गए आपके बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चालन की प्रक्रिया किस में होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, या तीनों में होती है? तो आंसर है चालन की प्रक्रिया, कंडक्शन की प्रोसेस केवल और केवल ठोस या सॉलिड की चीजों में ही होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया है, संवहन की जो प्रक्रिया है, वो किस में होती है? तो संवहन की प्रक्रिया द्रव और गैस के अंदर होती है, ठीक है। पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे। अब बताती हूं कि कंडक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मान लीजिए कहीं आग जली है, ठीक है, आग जली है और आप उसमें आयरन का रॉड लेके, लोहे की एक छड़ी लेके अगर आप उस आग में के ऊपर खड़े हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आपने
यहाँ पे आग जली है, ठीक है ना, यहाँ आग जली हुई है, ठीक है। और आप क्या करते हो कि यहाँ पे आयरन का एक रॉड लेके, लोहे की एक छड़ी लेके यहाँ पे आप खड़े हो जाते हो, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपने ये आयरन की रॉड अपने हाथ से यहाँ पकड़ी हुई है तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद आपके हाथ तक जो है वो हीट आने लगेगी, ठीक है। और अगर आपने और देर यहाँ से इसको पकड़ा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और अगर और देर पकड़ा तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। सोचिए, आपने सिर्फ इतना सा, आपकी जो रॉड है वो सिर्फ इतनी सी आग में थी, लेकिन आपका हाथ तो यहाँ तक जल रहा है, ठीक है। रॉड का सिर्फ इतना सा हिस्सा आग में था, लेकिन आपका हाथ जलने लगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ठोस वस्तुओं में चालन की प्रक्रिया होती है, कंडक्शन होता है। अब दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि इसको समझाने के लिए, ठीक है। इतनी मोटी रॉड नहीं होती है। मान लीजिए ये था आपका रॉड, ठीक है। अब देखिए, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ठोस वस्तुओं के अंदर कण जो हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठोस वस्तुओं के अंदर कण में जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी जगह नहीं होती। यही तो वजह है कि ठोस वस्तुएं ठोस होती हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर इस तरह से कण है, ठीक है, और उसके अंदर इतना सारा स्पेस है, तो मतलब अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, अगर आप इसको इस पे प्रेशर डालोगे तो ये तो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ठोस वस्तुएं ठोस होती है। अब मैं अगर चाहती हूँ कि ये मार्कर है और मैं इस पे यहाँ से जोर लगाऊं तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एक ठोस वस्तु है। इस वस्तु में के अंदर जो कण है वो एक दूसरे से इतने ज्यादा सटे हुए हैं कि इनके अंदर जगह ही नहीं है कि मैं इसे क्या कर पाऊं, कि मैं इसे कंप्रेस कर पाऊं, मैं इसको दबा सकूं। तो सॉलिड के अंदर कण जो है वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उनके अंदर जगह ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि जो ये आयरन की रॉड है, ठीक है, ये आयरन की रॉड है, ये आयरन की रॉड के अंदर कण थे जिससे मिलके ये बना है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें आपने इस आयरन रॉड को आपने आग में रखा तो देखो ये गर्म हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, आगे जो आयरन रॉड के आगे के जो कण थे वो गर्म हो गए, ठीक है। लेकिन हर चीज की भी तो एक लिमिट है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज गर्म होती रहेगी, नहीं। पहले ये गर्म होंगे, जैसे ही इनकी एक लिमिट आ जाएगी गर्म होने की, ये अपने अंदर की जो ऊष्मा है वो अगले वाले में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से चिपका हुआ है। हमने पढ़ा है जब हम दो चीजों को साथ में लाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। तो इसके अंदर भी यही होता है। इस कण की जो ऊष्मा है वो किसके अंदर जाएगी, अगले वाले के अंदर। फिर अगला वाला भी गर्म हो गया तो उससे ऊष्मा कहाँ जाएगी, उससे अगले वाले के अंदर। ये भी गर्म हो गया, ऊष्मा जाएगी अगले वाले के अंदर। और इस तरह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या हम बोल सकते हैं एक कण से दूसरे कण में जाती रहती है और बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाती है, और इसकी वजह से पूरी जो रॉड है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च ताप वाला कण, जो उच्च ताप वाला कण है वो निम्न ताप वाले कण को ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, ठीक है। तो चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसके अंदर होती है, केवल ठोस वस्तुओं के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि ठोस वस्तुओं के अंदर कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और चालन की जो प्रक्रिया है वो होती तब है जब ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में जाती है। और एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा कब जाएगी, जब वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, ठीक है। और यही वजह है कि ये केवल ठोस वस्तुओं में होती है, ठीक है। अगर हम देखें
द्रव वस्तुएं कैसी होती है, ऐसी होती है। द्रव वस्तुओं के अंदर जो कण हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब द्रव वस्तुओं के कण जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है। तो अब अगर मान लीजिए ये वाला कण जो है वो गर्म हो गया, अब ये वाला कण इसमें कैसे ऊष्मा दे, ये इसके साथ चिपका हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये इसलिए जो हमारा चालन की प्रक्रिया है वो केवल ठोस में होती है, क्योंकि इसमें कण जो है, ठीक है, पार्टिकल जो है छोटे छोटे, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया है कि कंडक्शन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। कंडक्शन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें वस्तु के कण जो है अपने स्थान को बिना छोड़े जो है उच्च ताप वाले कण जो है वो निम्न ताप वाले कण को अपनी ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें जो निकल के आती है अब वो क्या है, एक बात तो ये होगी कि कंडक्शन चालन की प्रक्रिया केवल ठोस वस्तुओं में होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चालन के अंदर जो कण है, वस्तु है, वो अपनी जगह नहीं बदलते हैं। ये जो कण हैं वो अपनी जगह का स्थान नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कण गर्म हो गया तो ये उठ के यहाँ से पीछे चला गया और पीछे वाले को आगे भेज दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंडक्शन की जो प्रक्रिया है इसमें वस्तु के कण अपना स्थान बिना छोड़े ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को बिना छोड़े ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, चालन की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वेक्शन, जिसे हम बोलते हैं संवहन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कन्वेक्शन है, संवहन की प्रक्रिया है, वो किसके अंदर होती है, द्रव वस्तुओं के अंदर और गैस के अंदर, ठीक है। अभी कैसे होती है इसको देख लेते हैं। इसमें कैसा होता है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास है ये, ठीक है, और इसमें आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो पानी के कण जो हैं वो इस तरह से होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं वो, अब आप चाहते हैं कि आपका पानी हो जाए गर्म, ठीक है, करते हैं ना, पानी को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं तो पानी में पकाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपने आग जो है लगाई, ठीक है। अब आपने आग लगा दी, इसके ऊपर रख दिया पानी, अब पानी होगा गर्म। अब इसमें हीट कैसे जाएगी, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ऊष्मा आएगी, जैसे ही हीट पैदा होगी, वैसे ही पानी की जो नीचे वाले जो कण हैं वो क्या होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे, ठीक है। एक लिमिट आएगी जब वो पूरे गर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मेरी बात को याद करिए जो मैंने आपको शायद पढ़ाई थी कि गर्म चीज़ें जो है वो हल्की होती है। गर्म चीज़ें अगर नहीं भी पढ़ाई थी तो सुन लीजिए, गर्म चीज़ें जो है वो हल्की होती हैं और ठंडी चीज़ें जो है वो भारी होती है। अब वो चाहे आपकी हवा है, अब वो चाहे आपका पानी है, ठीक है। गर्म हवा और गर्म पानी, ठंडे पानी और ठंडी हवा के कंपैरिजन क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रसार हो जाता है, प्रसार मतलब फैलना, ठीक है। तो हमारा जो गर्म पानी होता है ना, अगर आप एक तरफ गर्म पानी लो और एक तरफ क्या लो, ठंडा पानी लो, तो
तो गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी से हल्का होता है, क्योंकि गर्म पानी जो है ना वो फैल जाता है, प्रसार हो जाता है उसका, वो बेशक उस अपनी जो आयतन है उसको बढ़ा लेता है, लेकिन घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो कम रहती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि गर्म पानी ठंडे पानी से हल्का होता है। ठीक है, वैसे ही गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे हीट दी, आपका नीचे वाला पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, नीचे वाले पानी के कण जो हैं वो क्या हो गए, गर्म हो गए। अब गर्म हो गए तो क्या हुआ, हल्के भी हो गए, और हल्की चीज हमेशा क्या होती है, ऊपर आ जाती है। पानी में जो हल्की चीज है वो हमेशा ऊपर आ जाती है, और ये पानी के अंदर अपने आप में भी होता है। पानी की निचली सतह जैसे ही गर्म होती है, ये हल्की होने के कारण क्या करती है, ये हल्की होने के कारण ऊपर आ जाती है, और जो इससे ऊपर वाली सतह थी वो नीचे आ जाएगी, उससे ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, उससे ऊपर वाली एक स्टेप नीचे आएगी, और उससे ऊपर वाली एक स्टेप नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली नीचे गई, फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, फिर ये गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ये गर्म हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। तो समझ रहे हो, ऐसे सर्कल चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए जैसे ही पानी के नीचे वाले कण जो हैं, पार्टिकल जो हैं छोटे छोटे, वो गर्म होते हैं, वो हल्के होने के कारण ऊपर आ जाते हैं, और ठंडा पानी जो है वो नीचे चला जाता है, फिर वो भी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर आता है, और ठंडा पानी नीचे आता है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा पानी जो है वो गर्म हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ आई, इससे ये बात समझ आई कि जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है, जो संवहन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो केवल द्रव और गैस में होती है, इसमें जो पदार्थ है उसके कण अपनी स्थान को बदलते हैं, अपने स्थान को छोड़ते हैं, और इस स्थान को छोड़ने की वजह से ही ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि जो संवहन की प्रक्रिया है, इसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़कर, अब स्थान ही तो छोड़ा है, ये गर्म हो गया, इसने अपना स्थान छोड़ के ही ऊपर चला गया। ठीक है, अपना स्थान छोड़कर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जो पदार्थ के कण हैं वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है, संवहन की प्रक्रिया है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखिए कि हल्की चीज जो गर्म चीज जो है वो हल्के होने के कारण क्या करती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, हल्के होने के कारण ऊपर आ जाती है, और यही हमारा कहाँ होता है, यही गैस के अंदर होता है। अब सोचिए हमारे जो आसपास की वातावरण है, ठीक है, ये वातावरण जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बना रहता है। ठीक है, तभी तो हम जी पाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि नीचे का जो टेम्परेचर है वो 27 है, ऊपर का टेम्परेचर 10 है, नहीं, टेम्परेचर एक बना रहता है। पूरे एटमॉस्फेयर, जो पूरा वातावरण है, उसका तापमान बना रहता है। ठीक है, क्या होता है, देखो, सूर्य से पृथ्वी पे क्या आती है, ऊष्मा आती है, हीट आती है। उस ऊष्मा से, वो ऊष्मा कहाँ आती है, पृथ्वी की सतह पे आती है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर वाली हवा जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और फिर ऊपर उठ जाती है। नीचे ठंडी हवा आ जाती है, फिर वो ठंडी हवा सतह के गर्म होने से क्या हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, और फिर वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ऐसे गैस में भी जो प्रक्रिया है वो इसी तरह चलती रहती है।
नीचे की जो हवा है वो गर्म होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है द्रव और गैस के अंदर संवहन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया है। ठीक है, कि कंडक्शन कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब कन्वेक्शन से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो बहुत बार पूछा भी जाता है कि हमारा वातावरण या हमारा वायुमंडल किस प्रक्रिया की वजह से गर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। हमारा वायुमंडल, लिख लीजिए इसे, हमारा वायुमंडल किस प्रक्रिया से गर्म होता है, या किस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या तो होगा कि हमारा वायुमंडल किस प्रक्रिया से गर्म होता है, या लिखा होगा कि हमारा वायुमंडल जो है वो किस प्रक्रिया के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो याद रखिए, हमारे वायुमंडल के अंदर क्या है, गैसेस है। ठीक है, और गैसेस के अंदर कौन सी प्रक्रिया चलती है, संवहन की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें आंसर जो है वो क्या होगा, संवहन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है कि वायुमंडल किस प्रक्रिया से गर्म होता है, तो आंसर है संवहन। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वायुमंडल के अंदर क्या है, हमारे पूरे वायुमंडल किससे बना है, गैसेस से बना है। और गैसेस कैसे गर्म होती है, कैसे गैसेस में जो है हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। अब तीसरी चीज जो रहती है वो है विकिरण। ठीक है, क्या है, विकिरण, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशंस। ठीक है, समझाती हूँ कैसे होता है, उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल इसके। रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। ठीक है, और ये एक अलग तरह की प्रक्रिया है। ठीक है, लिखिए तीसरी प्रक्रिया विकिरण, यानी कि रेडिएशंस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी इसका यही है। ठीक है, विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, होती इससे ऊष्मा का स्थानांतरण ही है, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बात बोली, अभी आपने लिखी है बट आपको शायद समझ ना आई हो। देखो, जो हमने चालन लिखा, हमने लिखा कि चालन जो है उसमें कौन आते हैं, ठोस चीजें आती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप चालन की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो आपको कौन सा माध्यम चाहिए, ठोस माध्यम चाहिए, वरना चालन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चालन प्रक्रिया होने के लिए किस माध्यम की जरूरत है, ठोस माध्यम की जरूरत है, इसे भी याद रखिए। दूसरी चीज हमने की संवहन। अब संवहन की प्रक्रिया के लिए हमें कौन सा माध्यम चाहिए, तो अगर आपने संवहन की प्रक्रिया करानी है तो आपको या तो द्रव चाहिए, ठीक है, या गैस चाहिए।
तो संवहन में माध्यम क्या हुआ, द्रव या गैस। अब तीसरी जो है विकिरण, विकिरण में आपको कौन सा माध्यम चाहिए, विकिरण किसमें होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, नथिंग। विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए ना तो ठोस चाहिए, ना द्रव चाहिए, ना गैस चाहिए। ये निर्वात के अंदर यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम निर्वात क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम के अंदर भी विकिरण की जो प्रक्रिया है वो होती है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ऊष्मा स्थानांतरण की वो प्रक्रिया जो निर्वात से होकर आती है या निर्वात में भी होती है, वो क्या है, विकिरण। अभी क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है। ठीक है, आपको पता है सूरज है, ठीक है, सूरज हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और पृथ्वी कहीं दूर है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी कितने करोड़ किलोमीटर्स दूर है, ठीक है, करोड़, हम किलोमीटर्स में तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, लाइट ईयर्स में करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में इसको नापते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, लेकिन तब भी सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से होता है, तो आंसर है विकिरण। ठीक है, अब देखो ऊष्मा तो इसके अंदर पैदा हो रही है, ऊष्मा तो सूर्य के अंदर पैदा होती है, ठीक है, लेकिन उस ऊष्मा की जो रेडिएशंस हैं, उस ऊष्मा की जो ये रेडिएशंस निकलती हैं, ये पहुंचती हैं कहाँ पे, पृथ्वी पे, और बाकी सारे जो मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, उन सब तक जो हमारे सूर्य की ऊष्मा पहुंच रही है वो विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, तो सूर्य तो अपने आप को यहाँ पे गर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, ऊष्मा तो सूर्य के अंदर है। इस ऊष्मा की जो रेडिएशंस है वो चलती हैं और वो क्या करती हैं, पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, ठीक है, और आपको पता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में ना तो कोई ठोस है, ना यहाँ कोई हवा है, ना यहाँ कोई पानी है, ना अल्कोहल है, ना द्रव है, ना गैस है, कुछ नहीं है। हमें पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वहाँ क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहाँ कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेडिएशन जो है वो बिना माध्यम के होती है। माध्यम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडिएशन की प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिना माध्यम के होता है। ठीक है, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो यही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऊष्मा स्थानांतरण की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या है, विकिरण। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से हो रहा है, तो वो प्रक्रिया है विकिरण की, यानी कि रेडिएशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कि हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आप इसी को पढ़िए, इसी को रिवाइज करिए। जब आप इन तीन प्रक्रियाओं को समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर को समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने आज हीट का चैप्टर किया, समझा हीट क्या है। हीट एक ऊर्जा है। हीट को हम किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। दूसरी यूनिट क्या है, कैलोरी है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, ऊष्मा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और उसकी तीन प्रक्रिया भी है। चालन की, जो केवल ठोस में होती है, माध्यम उसमें क्या है, ठोस। ठीक है, और उसमें कण जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, ऐसी प्रक्रिया जो केवल द्रव और गैस के अंदर होती है। इसमें पदार्थ के कण अपनी जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें जो माध्यम है वो क्या है, या तो द्रव या गैस। तीसरी प्रक्रिया है विकिरण की, जिसे बोलते हैं रेडिएशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है,
ये निर्वात में भी होता है, ठीक है। और इसमें जो सूर्य से पृथ्वी तक जो हीट है वो किस प्रक्रिया से आती है, रेडिएशन से। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है, इसे समझिए, ठीक है। कल नेक्स्ट चीज करेंगे, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे क्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।